दोस्तों मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का अपने इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष, यानी कि मगध एक छोटा सा महाजनपद हुआ करता था और आने वाले समय में दोस्तों वो जो है एक बहुत ही बड़े महाजनपद में कैसे कन्वर्ट हुआ, कौन कौन से राजा वहां पे राज किए थे, सारी कहानी दोस्तों पढ़ेंगे। मैंने दोस्तों आप सभी लोगों को पढ़ाया था कि भारत में टोटल 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में एक छोटा सा जनपद हुआ करता था जिसको बोलते थे मगध। उस समय का तो वहाँ उस सभी जनपदों में तो बड़ा था, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले 200 से 300 साल 400 साल में वो मगध दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों फैल जाता है। यानी कि पूरे भारत में एक ही महाजनपद हुआ करता है जिसका नाम था मगध। कैसे हुआ, कौन कौन से राजा थे, किसका किसका योगदान रहा है, सारे वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से कुछ जो है जितने भी महाजनपद थे मगध ने क्या किया, सारे महाजनपद को अपने में मिला लिया। तो कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से राजा थे, सारी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा। मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ था, तो टोटल 5 वंश दोस्तों, इसमें जो है 5 वंश मिल करके मगध पर जो है टोटल पूरा राज किए हैं। 5 वंश कौन कौन से हैं, एक बार जो है ध्यान से पढ़िएगा। इधर मैंने वंश लिखा है, इधर राजा लिखा है और इधर राजधानी लिखी है। तो जो सबसे प्राचीन वंश माना जाता है वो है बृहद्रथ, इनके राजा थे। और उस समय की राजधानी जो हुआ करती थी, जो मगध की राजधानी होती थी, वो राजगृह थी और या फिर गिरिब्रिज थी। अब देखिए दोस्तों, जब मैं 16 महाजनपद आपको पढ़ा रहा था तो उस समय की बात चल रही है, यानी कि जब भी 16 महाजनपद बटे हुए थे तो मगध जो है दोस्तों तब छोटा था एज कंपेयर टू बाद में जितना बड़ा हो गया। तो पहले छोटा था, तो उस समय एक वंश हुआ करता था, उसका नाम जो है नहीं मिला है अभी, वो लूसेंट में भी नहीं लिखा गया है। तो उसको हमने क्या मान लिया, उसको मान लिया हमने सबसे प्राचीन वंश था, जिसको किसने जो है कौन राजा थे उस समय के राजा थे बृहद्रथ। और उस समय भी राजधानी जो है मगध की कहाँ हुआ करती थी, मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश में एक राजा हुआ करता है जिसका नाम है बिंबिसार। अब बिंबिसार दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली राजा था। बिंबिसार ने मगध को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। बिंबिसार जो है युद्ध बहुत तेजी से करता था और प्रशासनिक तरीके से, जैसे ये बहुत ही चालाक राजा था। क्या करता था, जैसे किसी दूसरे राज्य को अगर अपने राज्य में मिलाना है तो उस राज्य की कन्याओं से शादी कर लेता था ताकि रिलेशन जो है अच्छा बन जाए और उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। और भी बहुत सारी विदेश नीतियों का जो है ये जो है लागू किया। विदेश नीति जैसे अपने यहाँ का राज्य वैद्य जो है दूसरे यहाँ के राज्य वैद्य में, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अवंती के एक राजा हुआ करते थे, राजा प्रदोत्त। तो ये जो बिंबिसार था ये क्या किया था, अपने यहाँ का जो सबसे बढ़िया राज्य वैद्य था उसको जो है भेज दिया उनके यहाँ। उनको जो है बहुत ही मतलब वो बीमारी से ग्रसित थे, उनको पांडु रोग हो गया था, ठीक है। तो ये बिंबिसार बहुत चालाक था, ये बहुत ही विदेश नीति और युद्ध दोनों के साथ जो है पूरे मगध को शक्तिशाली बना दिया। पहले क्या किया, ये मगध के जितने किनारे किनारे वाले जो है जनपद थे उनको जो है अपने में मिला लिया युद्ध करके। अब उसके बाद क्या किया दोस्तों, एमपी में पड़ता है अवंती। अवंती को क्या किया, वहां पे राज्य वैद्य जो है भेज करके अवंती से दोस्ती कर ली। इस तरह से दोस्तों मगध जो है वो पूरे देश में, पूरे भारत में दोस्तों फैल गया। उसके बाद इसी बिंबिसार में दोस्तों, बिंबिसार जो राजा हुआ करता था, जब ये मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना लेता है मगध को, तो इसी का बेटा, उसका नाम रहता है अजातशत्रु। इसी में हम पढ़ेंगे दोस्तों हर्यक वंश में ही कि अजातशत्रु है जो कि बिंबिसार का बेटा है, बिंबिसार की हत्या कर देता है दोस्तों, पुत्र पिता की हत्या कर देता है और जो है ये फिर जो है मगध पर पूरा राज करता है। तो हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद अजातशत्रु राज करता है। अब जैसे ही दोस्तों अजातशत्रु जो है कुछ काम करता है, अजातशत्रु कुछ जो है शक्तिशाली बनाता है, तो अजातशत्रु का बेटा होता है जिसका नाम होता है उदयन। क्या नाम होता है, उदयन। तो उदयन जो है अजातशत्रु की हत्या कर देता है, यानी कि पिता का बेटा जो था वो उसकी हत्या कर दिया। उसके बाद दोस्तों उदयन के बाद जो है फिर एक आता है जिसका नाम होता है नागदासक।
उदयन का बेटा नागदासक होता है, वो उसकी हत्या करता है। यानी कि सभी लोग क्या करते हैं, अपने पिता की हत्या करके और राज करते हैं। तो हर्यक वंश अभी हम लोग जब पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ये तो एक फ्लो चार्ट है कि ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है। तो हर्यक वंश में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करता है, अजातशत्रु का बेटा जो होता है उदयन, वो अजातशत्रु की हत्या करता है, और उदयन का बेटा जो होता है वो जो है उदयन की हत्या करता है, और इस तरह से जो है राज करते हैं। और अंतिम में दोस्तों फिर क्या आएगा, हर्यक वंश के बाद आएगा नागवंश। तो हर्यक वंश से नागवंश कैसे आया ये समझिएगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हर्यक वंश से नागवंश कैसे आएगा, तो शिशु नाग जो होता है वो बिंबिसार का आप पोता बोल सकते हो। जैसे जो हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक होता है उसका नाम नागदासक होता है, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है उसी का मंत्री होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग, और शिशुनाग जो है नागदासक की हत्या कर देता है। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसका मंत्री जो है राजा की हत्या करेगा। तो मंत्री जो है राजा की हत्या करके वो अपने नाम का एक अलग ही वंश बना देता है, जिसको बोलते हैं शिशुनाग ने बनाया था, तो नागवंश। तो शिशुनाग जो है राज करता है। अब नागवंश में जो है और भी बहुत सारे राजा आए हैं, कालाशोक आया है, उसी में जो है घनानंद तो आएगा आपको इसमें नंदवंश में। तो इसी तरह से बहुत सारे राजा जो है इसमें आते हैं। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नंदवंश के बारे में। तो नंदवंश की जो स्थापना किए थे वो महापद्मानंद थे, और इसके अंतिम राजा जो नंद वंश के होंगे वो घनानंद होंगे। घनानंद वही दोस्तों जिसको चाणक्य ने बहुत ही होशियारी से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसकी हत्या करवाई थी, और चंद्रगुप्त जो है एक नए वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा मौर्य वंश, और यही मौर्य वंश आगे चल के एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनेगा जो कि भारत का बनेगा, जिसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। तो आई होप दोस्तों ये जो फ्लो चार्ट है हमारे पढ़ने का, किस तरह से पढ़ेंगे आज की पूरी वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन वंश इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग हर्यक वंश से स्टार्ट करेंगे, और हर्यक वंश को पढ़ेंगे, नागवंश को पढ़ेंगे और नंद वंश को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड सारी जानकारी लेंगे दोस्तों, भले ही वीडियो थोड़ी सी बड़ी ही क्यों ना हो जाए, सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों जो मौर्य वंश है इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, मौर्य वंश की सारी जानकारी जो है दोस्तों उसमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एक जो है फ्लो चार्ट मिल गया होगा कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर्यक वंश में पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार एक ऐसा राजा था जो मगध को सबसे शक्तिशाली बनाने वाला राजा कौन था, बिंबिसार। क्यों था, कौन कौन से महान कार्य उसने किए थे, कैसे कैसे जो है पूरे मगध पहले छोटा था उसको कैसे कैसे जो है बढ़ा दिया, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, सारी चीज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका एक फ्लो चार्ट है, इसी वे में जो है हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं, जो सबसे पहला वंश था वो था हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, जो कि जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। और दोस्तों बिंबिसार जो है दोस्तों वो मगध को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया था। कैसे बनाया था दोस्तों, क्या क्या ऐसे कार्य किए थे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस टॉपिक में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हर्यक वंश जो था उसको हम पितृहंता समाज कहते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट्स आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी हर्यक वंश है उसको पितृहंता समाज कहते हैं। यानी कि पितृहंता समाज क्या है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से कि पितृहंता का मतलब क्या होता है, कि बिंबिसार जो है सबसे पहला राजा था हर्यक वंश का। अब बिंबिसार का जो पुत्र था उसका नाम था अजातशत्रु। तो ये जो अजातशत्रु है ना, ये बिंबिसार की क्या कर देता है, बिंबिसार की कर देता है हत्या। अब बिंबिसार की हत्या करके यानी कि अपने पापा की हत्या करके और राजगद्दी पे बैठ जाता है और हर्यक वंश पे राज करता है, अपना राज चलाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु का ही पुत्र कौन है दोस्तों, अजातशत्रु का पुत्र है उदयन। तो उदयन क्या करता है, उदयन जो है अजातशत्रु की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और अजातशत्रु यानी कि अपने पिता की हत्या करके वो भी क्या करता है, वो भी जो है हर्यक वंश पे राज करता है। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब ऐसा समाज है जिसमें पुत्र जो है वो पिता की हत्या करके उस वंश पे राज कर रहा है। ठीक है, कौन कौन राज किया था दोस्तों, तो हर्यक वंश पे 4 लोग राज किए थे। पहला बिंबिसार जो कि सबका बाप था,
बिंबिसार दोस्तों मगध को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया और इसने जो है हर्यक वंश की स्थापना की। सबसे पहले मगध राज्य हुआ करता था, तो मगध राज्य से हर्यक वंश बनाने वाला जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पूरा जो है मगध राज्य पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप। दोस्तों लूसेंट जीके में पेज नंबर 10 से ही आपको मिलेगा, पेज नंबर 10 में नीचे की साइड में मगध राज्य का उत्कर्ष, उस चीज़ों को एक बार आप पढ़िएगा, क्योंकि लूसेंट जीके मैं पढ़ा रहा हूँ और लूसेंट जीके के एक एक फैक्ट को हम लोग फ्लो चार्ट और डायग्राम से पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आप पेज नंबर 10 पे जो है लूसेंट में आप एक बार उसको पढ़िएगा, तो आप जब पढ़ेंगे तो उतना आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उसको पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप इस वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उसको जितना भी कठिन लैंग्वेज में लिखा है उसको मैंने एक कहानी की तरह स्टोरी बना दिया है कि किस तरह से मगध में लोग राज्य कर रहे हैं। यहाँ आपने देख रहा है कि पिता की हत्या कर दे रहा है पुत्र, उसके बाद जो है राज्य कर रहा है। तो आप याद रखेंगे कि हर्यक वंश जो है वो क्या है, पितृहंता समाज है, यानी कि पिता की हत्या करो और राज करो, ऐसे समाज को पितृहंता समाज कहते हैं। आई होप जो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे कुछ बातें कि बिंबिसार कौन था, जो है कैसे इसने क्या क्या ऐसे काम किए ताकि जिससे हम बोल रहे हैं कि बिंबिसार जो है बहुत शक्तिशाली राजा था, उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अजातशत्रु के बारे में बात करेंगे, फिर उदयन के बारे में बात करेंगे, फिर नागदासक के बारे में बात करेंगे, और फिर नागदासक का मंत्री होता है जिसका नाम शिशुनाग होता है। अब देखिए दोस्तों हर्यक वंश से नागवंश कैसे परिवर्तित होता है, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी जब एक दूसरे से रिलेट करके आप चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हर्यक वंश में जो सबसे अंतिम शासक है वो नागदासक है। अब नागदासक का मंत्री जो होगा उसका नाम रहेगा शिशुनाग। अब नागदासक का मंत्री शिशुनाग ही नागदासक की हत्या कर देता है। अब शिशुनाग चूंकि अपने वंश का जो है वो चलाना चाहेगा, तो वो एक अलग ही वंश की स्थापना करता है जिसका नाम नागवंश है, और उसके बारे में हम अगले वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पहले हम हर्यक वंश में जितने भी राजा हैं उन सबके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, कौन क्या था, कैसे था, किस किस चीज की स्थापना की थी, क्या क्या बातें हुई थी, सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों बिंबिसार। तो बिंबिसार को बोलेंगे हर्यक वंश का संस्थापक। क्या बोलेंगे दोस्तों, संस्थापक बोलेंगे। तो ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप सही कर सकते हैं इसको। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। फाउंडर ऑफ हर्यक वंश डायनेस्टी वो जो है बिंबिसार थे। अच्छा ये बात कब की हो रही है दोस्तों, ये 544 बीसी की बात हो रही है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा कि हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी, 544, यानी कि नियर अबाउट अगर देखेंगे 540 बीसी के आसपास में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। तब जो है इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई दोस्तों, राजधानी इसकी राजगृह बनाई गई। आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे शिशुनाग वंश में, नागवंश में, और जो है आप नंद वंश में पढ़ेंगे तो राजधानी चेंज हो जाएगी। कभी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगी, कभी राजधानी वैशाली हो जाएगी। अभी राजधानी कहाँ है, अभी राजधानी राजगृह है। किस समय में दोस्तों, बिंबिसार के समय में। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा जो बिंबिसार था ना वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा कौन था, बिंबिसार था। और हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी में सबसे पहला जो हमने बताया था वो था बिंबिसार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी, 3 बातें ध्यान रखना है आपको बिंबिसार के बारे में कि हर्यक वंश का संस्थापक था। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखनी है कि इसकी राजधानी राजगृह थी और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कैसे पता चलता है बौद्ध धर्म का अनुयायी है, क्योंकि दोस्तों जब महात्मा बुद्ध बीमार थे तो हर्यक वंश में जब बिंबिसार का राज था तो एक जो है राज्य वैद्य हुआ करता था। राज्य वैद्य मतलब दोस्तों होता है कि जब कोई बीमार पड़ता था तो पहले हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे। अब दोस्तों 544 बीसी की बात हो रही है, यानी कि अभी 2022 चल रहा है, 2000 में आप 500 और जोड़ दीजिए तो 2500 साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, कोई भी दोस्तों सदर जो है नहीं होता था, कोई भी मेडिकल नहीं होता था। पहले दोस्तों राज वैद्य हुआ करते थे, वो आयुर्वेद से दोस्तों क्या करते थे, जड़ी बूटियों से चीज़ों को ठीक करते थे। तो हर्यक वंश में दोस्तों एक जो है राज वैद्य रहा है जिसका नाम था जीवक। और जीवक इसका नाम है, जैसे जीवक वैसे ही लोगों के लिए जीवन दान था दोस्तों। ये जिसकी दवा एक बार कर देता था, जिसको बूटी दे देता था वो ठीक हो जाता था।
मतलब ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो बिंबिसार थे वो जो है जीवक को भेजे थे महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु। महात्मा बुद्ध की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ी होगी, तो क्या किया था बिंबिसार जो है एक राजवैद्य को भेज दिया था जिसका नाम था जीवक, और वो उस समय का जो है सबसे फेमस राजवैद्य था। तो ये चीज़ें आप दोस्तों याद रखेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखेंगे। अब दोस्तों ये तो बिंबिसार के अबाउट लाइफ के बारे में बात हो गई कि कैसे जो है संस्थापक था, किसका अनुयायी था। अब दोस्तों ये देखेंगे कि बिंबिसार के कार्य क्या थे। तो दोस्तों कार्य जो थे बिंबिसार के वो दो तरह से थे। मतलब ये क्या करता था, ये युद्ध भी किया। दूसरा दोस्तों इसने क्या अपनाई, इसने विदेश नीति अपनाई। क्या अपनाई दोस्तों, विदेश नीति। अब ये विदेश नीति क्या है और युद्ध क्या है, समझिएगा चीजों को। पहले दोस्तों भारत में जो मगध हुआ करता था वो बिल्कुल छोटा हुआ करता था। तो मगध जब छोटा हुआ करता था तो मगध को जो है, मगध को बढ़ाने वाला, मगध को शक्तिशाली बनाने वाला बिंबिसार राजा क्या किया, युद्ध किया। अपने आसपास के जितने भी इलाके, जैसे वो क्या करेगा, वैशाली, जैसे मगध के किनारे एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था अंग, और अंग के जो राजा थे वो ब्रह्मदत्त थे। तो अंग पर क्या किया, इसने आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण जब कर दिया तो दोस्तों इसको बोलेंगे कि युद्ध से जो है उस जनपद को अपने में मिला लेना। तो ये युद्ध से मिला लिया। अच्छा, कुछ जो है, कुछ जो जनपद थे वो विदेश नीति से अपनाया था। विदेश नीति में दोस्तों दो तरह के काम किए थे इन्होंने। एक तो शादी का जो है ढोंग अपनाया, और दूसरा दोस्तों, दूसरा दोस्ती का। तो ये सारी बात अभी हम बात करेंगे अगले वाले स्लाइड में। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि बिंबिसार की बारे में बात हो गई और कौन कौन से राजा हमको पढ़ने हैं उसके बारे में बात हुई। चलिए अब देखते हैं बिंबिसार के कार्य के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हर्यक वंश में जो बिंबिसार था उसने ऐसे कौन से काम कर दिए दोस्तों कि उसको माना जाता है कि जो हर्यक वंश को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया, या फिर मगध को जो सबसे ज़्यादा आगे ले जाके गया, उसका नाम बिंबिसार है। आखिर ऐसे कौन से काम किए थे दोस्तों, बिल्कुल कहानी के साथ समझेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों लूसेंट की बुक पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और इस तरह से जो है कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। उसको कई बार पढ़ना पड़ता है लूसेंट बुक को, और चीज़ों को वहाँ से छांट करके लाना और एक कहानी बनाना तो बहुत ही दोस्तों डिफिकल्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए दोस्तों। कहानी समझिएगा बिंबिसार के कार्य के बारे में। दोस्तों इसके ऐसे कार्य थे जो कि मगध को बहुत ही शक्तिशाली बना दिए थे। दो तरह का कार्य किया दोस्तों इन्होंने, एक तो युद्ध नीति अपनाई और दूसरा दोस्तों विदेश नीति अपनाई, जो कि मगध को बहुत ही ज़्यादा क्या बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। दोस्तों युद्ध क्या किया दोस्तों, मगध के जस्ट जो है नीचे आप जो बिहार वाला इलाका है वहीं पे पहले मगध हुआ करता था। तो मगध के बिहार वाले इलाके में ही वैशाली के पास आप देखेंगे एक छोटा सा आपको महाजनपद मिलेगा अंग नाम का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग महाजनपद को, जिसके राजा कौन थे दोस्तों, ब्रह्मदत्त थे। कौन राजा थे, ब्रह्मदत्त थे। इनके ऊपर दोस्तों आक्रमण कर दिया, अंग वाले राज्य पे आक्रमण कर दिया और ब्रह्मदत्त को हरा करके उस अंग राज्य को मगध में दोस्तों क्या कर लिया, मिला दिया। अब दोस्तों शुरुआत हो चुकी थी मगध को अंग में मिलाने की। तो मगध जो है अंग में मिल गया, अंग जो है मगध में मिल गया। अब धीरे धीरे जो है बिंबिसार सोच रहा था कि अब कैसे और भी जो महाजनपद है उसको कैसे अपने में मिलाया जाए और मगध को जो है बहुत ही शक्तिशाली बनाया जाए। अब दोस्तों कोई भी हर काम युद्ध से नहीं हो सकता, कुछ दिमाग भी यूज करना पड़ता है और दिमाग से भी होता है। तो इन्होंने ये सोचा कि हमारे पास अभी उतनी सेना भी नहीं है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी जो है नहीं सही है, तो हमें दोस्तों कोई दूसरा रास्ता भी अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसने युद्ध किया, देन उसके बाद दोस्तों इसने विदेश नीति अपनाई। विदेश नीति में दोस्तों इसने विवाह की नीति अपनाई और सेवा यानी कि दोस्त की नीति अपनाई। मध्य प्रदेश में दोस्तों एक राज्य हुआ करता था, एक महाजनपद हुआ करता था अवंती नाम का। अवंती के राजा दोस्तों कौन थे, राजा प्रदुत्त थे। और राजा प्रदुत्त को पांडु रोग हुआ था, वो पांडु रोग से ग्रसित थे। और उस समय बिंबिसार के पास एक ऐसा राज्य वैद्य हुआ करता था जिसका नाम जीविक था, और वो जो है बहुत ही अच्छा डॉक्टर माना जाता था उस समय में। तो बिंबिसार ने क्या किया, अवंती में राजा प्रदुत्त को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेज दिया। अब दोस्तों देखिए इसका दिमाग, अब ये इसलिए जीवक को भेजा कि वो राजा ठीक भी हो गए और
उनसे जो संबंध था, जो रिलेशन था, वो बहुत ही अच्छा हो गया। अब इससे दोस्तों अवंती को भी मगध में जो है एक अच्छा रिलेशन मिल गया, यानी कि जो भी युद्ध करेगा अब अवंती भी सपोर्ट करेगा और मगध भी रहेगा। तो अवंती एमपी में पड़ता है, अब जो है ये कहाँ था, बिहार में था, यानी कि दूर का रिलेशन इसने जो है दोस्तों सेवा करके बना लिया। तो ये जो है महान काम किया था बिंबिसार ने। उसके बाद दोस्तों इसने विवाह की नीति अपनाई, विवाह करके कुछ जो है राज्य को अपने में मिलाया। इसने दोस्तों 3 विवाह किए, कहाँ कहाँ किए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक महाजनपद हुआ करता था कोसल, एक महाजनपद हुआ करता था वैशाली, और एक दोस्तों मद्र राज्य करके जो है राज्य हुआ करता था। इन तीनों जगह दोस्तों इन्होंने विवाह किया। अब देखिए दोस्तों, पहले 16 महाजनपद में बटा हमारा पूरा भारत। अब 16 से क्या हो रहा है, मगध जो है, मगध का राइज हो रहा है, मगध जो है उद रहा है, मगध का उदय हो रहा है, मगध जो है सारे राज्य को अपने में शामिल कर रहा है। और एक ऐसा समय आएगा दोस्तों जब अजातशत्रु बिंबी जो है, उसके बाद आपके नागदासक तक ऐसा समय आएगा कि पूरे भारत में दोस्तों मगध का राज्य होगा। और मगध में फिर शिशु नागवंश, तरह तरह के वंश आएंगे और वो सारे राज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जाके दोस्तों सिकंदर आता है, सिकंदर आएगा तो फिर जो है इधर उधर तहस महस होगा, सारी चीजें दोस्तों फिर बिगड़ जाएंगी। तो कहानी अभी समझिएगा दोस्तों। बिंबिसार ने 3 जगह शादी की, एक कौशल राज्य में, दूसरा वैशाली राज्य में, तीसरा मद्र राज्य में। कौशल राज्य की जो राजा थे वो थे प्रसन्नजित, और प्रसन्नजित की बहन से ही इसने क्या कर ली दोस्तों, शादी कर ली। अब वहां से शादी कर ली तो वहां से इसका रिलेशन अच्छा हो गया, उस राज्य को भी जो है अपने राज्य में मिला लिया। उनकी बहन का नाम क्या था दोस्तों, महाकोसला नाम था। तो विवाह महाकोसला से किया था। एक थी चेलना, जो कि चेटक की पुत्री थी, जो कि वैशाली के राजा थे। वैशाली के राजा चेटक की पुत्री जो है आपकी चेलना थी। और आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पहले जैन धर्म में महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो महावीर स्वामी के जो पिताजी का विवाह हुआ था वो चेटक की बहन के साथ, त्रिशला के साथ हुआ था, वो भी आप याद रखेंगे। और चेटक की पुत्री जो चेलना थी उनका शादी दोस्तों किसके साथ हो गया, बिंबिसार के साथ हो गया। मद्र राज्य की राजकुमारी, अब दोस्तों वहां की जो राजकुमारी थी उसी को इसने फंसा लिया, उसी को जो है उसी से शादी कर ली, यानी कि 3 विवाह किया इसने। वहां की राजकुमारी का नाम क्षेमा था, तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। तो इतने महान महान कार्य किए थे दोस्तों बिंबिसार ने, और मगध को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, अब बिंबिसार जो है इतने सारे काम कर लिए। अब इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था दोस्तों, अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या कर देता है, और बिंबिसार की हत्या करके दोस्तों अपने राजगद्दी पे बैठ जाता है। अब दोस्तों अभी तक तो बिंबिसार का शासन चला, अब चलेगा दोस्तों अजातशत्रु का शासन। अजातशत्रु कब जो है उसने मार दिया था अपने पिता को, बिंबिसार को, वो भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किया था, तो टोटल 52 वर्ष तक दोस्तों शासन किया था। 52 वर्ष के बाद दोस्तों अजातशत्रु उसकी हत्या कर देता है बिंबिसार की। फिर दोस्तों अजातशत्रु राजगद्दी पे बैठता है। फिर अजातशत्रु जो है 35-40 साल तक वो भी जो है राज करता है। फिर अजातशत्रु का बेटा आएगा उदयन, वो उसकी हत्या करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स इसी तरह से बनाइए ताकि चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी ना पड़े, और एक बार रिवाइज करें आपको याद जाए। तो टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तोों अब आगे की कहानी बात करते हैं कि बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु जो है राजगद्दी पर बैठता है। दोस्तों कब बैठता है ध्यान से देखिएगा, 493 बीसी में दोस्तों पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और राज्य गद्दी पर बैठ जाता है। बिकम अ रूलर ऑफ मगध आफ्टर किलिंग बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार की हत्या करता है जो कि इनके पिता होते हैं, और ये राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो ये चीजें आप नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों अजातशत्रु के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं कि क्या अजातशत्रु ने भी कुछ किया था कि नहीं किया था। तो दोस्तों इसने क्या किया था, इसने एक राज्य हुआ करता था वैशाली, जो कि बिहार वाले ही इलाके में था। वैशाली को भी दोस्तों इसने क्या किया था, वैशाली पर युद्ध किया, और अपने मंत्री की सहायता से, इनका एक बहुत ही चालाक और बहुत ही जो है शक्तिशाली मंत्री भी हुआ करता था जिसका नाम दोस्तों वर्षाकार था, और वर्षाकार की सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया। दोस्तों सारी कहानी हम बिल्कुल पढ़ेंगे तो मतलब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं कि सबसे पहले पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया कब, 493 बीसी में।
अब दोस्तों ये जैन धर्म को मानता था या बौद्ध धर्म को मानता था, इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों ये जैन धर्म का अनुयायी था, फिर बाद में जाकर के ये बौद्ध धर्म को मानने लगा। ये बातें आप याद रखेंगे। तो इनिशियली फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म एंड लेटर बुद्धिज्म, ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा, उसके बाद इसने वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली पर विजय प्राप्त किया मंत्री वर्षाकार की सहायता से, विथ हेल्प ऑफ मिनिस्टर वर्षाकार। तो ये चीज जो है दोस्तों आप याद रखेंगे। दोस्तों ये 32 वर्षों तक शासन किया था अजातशत्रु। 32 वर्ष बाद इसी का बेटा होता है, इसी का पुत्र होता है जिसका नाम उदयन होता है, और उदयन दोस्तों हत्या कर देता है अजातशत्रु का 461 बीसी में। तो 493 बीसी में ये अपने बाप को मारा था, और उदयन जो है वो अपने बाप अजातशत्रु को मार देता है 461 बीसी में। और दोस्तों उसके बाद किसका राज आएगा? उदयन का राज आएगा। तो हमने बिंबिसार को पढ़ा, अजातशत्रु को पढ़ा, अब पढ़ेंगे उदयन को। अब उदयन की भी कोई हत्या करेगा, वो राज करेगा। तो अभी तो हर्यक वंश ही चल रहा है, फिर आगे नागदासक मिलेंगे। नागदासक का जो मंत्री रहेगा वो जो है शिशुनाग, वो करेगा, तो नागवंश की स्थापना होगी। समझिएगा दोस्तों। अच्छा, एक और पॉइंट लिखा है दोस्तों, अजातशत्रु के ही शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों बौद्ध धर्म जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने 2 बौद्ध संगीतियां पढ़ाई थी। एक बौद्ध संगीति जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 300 ईस्वी में हुई थी, 300 बीसी में नियर अबाउट। तो ये किसके समय में हुई थी दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जिसके चीफ कौन थे दोस्तों? महाकश्यप थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और ये किसके समय में दोस्तों हुआ है? अजातशत्रु के ही समय में हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी दोस्तों? राजधानी राजगृह में हुई थी। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। अजातशत्रु के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे कि बिंबिसार की हत्या इसने करके राजगद्दी पर बैठा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया अपने मंत्री की सहायता से, और इनकी हत्या दोस्तों हो गई इन्हीं के बेटे उदयन के द्वारा। तो ये था अजातशत्रु के बारे में। इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं उदयन के बारे में कि उदयन ने क्या क्या किया और क्या जो है काम किया, सारे बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आप बात करते हैं हर्यक वंश में उदयन के बारे में। उदयन ने क्या किया था दोस्तों? उदयन किस धर्म को मानता था और इसने क्या कोई बड़े काम किए थे कि नहीं किए थे? तो दोस्तों जितने भी राजा हुए हैं जरूर कुछ न कुछ काम किए हैं, वही चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। तो देखिए दोस्तों उदयन तो सबसे बड़ा काम तो यही किया था कि 461 बीसी में अपने पिता की हत्या कर दिया था, और पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। और इसी वजह से दोस्तों हम हर्यक वंश को पितृहंता समाज कह रहे हैं, ठीक है? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो कब किया था हत्या दोस्तों उदयन अजातशत्रु का? 461 बीसी में, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम दोस्तों क्या किया? पाटलीग्राम की स्थापना की इसने दोस्तों। इस्टेब्लिश ऑफ पाटलीग्राम किया, और राजधानी जो है यही पाटलीग्राम आगे चल करके राजधानी बनी पाटलिपुत्र के नाम से, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पाटलीग्राम की स्थापना करने वाला राजा कौन था? उदयन था, और यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से राजधानी आगे चल करके बनेगी। तो ये चीज याद रखेंगे। उदयन जो है दोस्तों वो जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म था, ये बात याद रखना है आपको। और अब दोस्तों बात कर लेंगे हम हर्यक वंश के अंतिम शासक के बारे में। दोस्तों पहले शासक जो कि संस्थापक है बिंबिसार है, दूसरे शासक दोस्तों अजातशत्रु हैं। अजातशत्रु के बारे में हमने पूरी जानकारी पढ़ी। अजातशत्रु की हत्या करके दोस्तों उदयन राजा बनता है, उदयन के बारे में हमने बात कर ली। अब दोस्तों बात करते हैं अंतिम शासक जो है किसके बारे में? नागदासक के बारे में। नागदासक दोस्तों उदयन का पुत्र था नागदासक, और नागदासक दोस्तों बहुत सालों तक राज किया। कहाँ पे दोस्तों? जो है मगध पे, हर्यक वंश में ही। अब दोस्तों वंश जो है क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हुआ दोस्तों? नागदासक जो राजा थे, अंतिम शासक थे हर्यक वंश के, उनका एक मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था दोस्तों? मंत्री था, उसका नाम शिशुनाग था। और ये शिशुनाग क्या करता है? नागदासक की हत्या कर देता है, और चूंकि इसका नाम शिशुनाग था तो इस वजह से अपने नाम से दोस्तों ये अलग वंश बनाता है, जो आगे आपको पढ़ना है नागवंश। क्या पढ़ना है दोस्तों? नागवंश।
तो यहाँ पे हर्यक वंश की समाप्ति होगी। सभी चीजें आप याद रखेंगे, कौन कौन से राजा हुए हैं, कैसे कैसे, आपको पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नागवंश के बारे में, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं नागवंश। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं कहानी के अगले कड़ी की, नागवंश के बारे में। नागवंश की स्थापना दोस्तों शिशुनाग ने की थी। किसकी हत्या करके दोस्तों? नागदासक की हत्या करके राजा बना था। और ये नागदासक का अमात्य था दोस्तों। लूसेंट जीके में एक वर्ड यूज किया गया है, अमात्य। अमात्य मतलब दोस्तों क्या होता है? मंत्री होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि नागदासक का, जो कि मगध के राजा थे उस समय, उनका जो है अमात्य था, मंत्री था। कौन? शिशुनाग था। और शिशुनाग ने जो है नागदासक की हत्या की और दोस्तों उसने एक अलग वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम जो है नागवंश पड़ा। ठीक है, नागवंश के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों नागवंश के बारे में और क्या लिखा है लूसेंट में, कहानी की तरह समझेंगे। तो जो शिशुनाग था दोस्तों, इसने एक इंपॉर्टेंट काम किए हैं। उसने क्या किया दोस्तों? अब दोस्तों जो राजधानी हुआ करती थी, नागदासक के समय में जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ध्यान दीजिए, मगध की पहली बार राजधानी दोस्तों, पहली राजधानी वो राजगृह थी। उसके बाद दोस्तों पाटलिपुत्र हुई। फिर दोस्तों अब जब शिशुनाग आ गया राज करने, तो इसने राजधानी को चेंज कर दिया और राजधानी को क्या बना दिया दोस्तों? वैशाली बना दिया। तो एक इंपॉर्टेंट काम किया है दोस्तों, कौन? शिशुनाग की वैशाली राजधानी को इसने क्या बना दिया? वैशाली को राजधानी बना दिया मगध का। तो मगध का राज्य का नागवंश में जो राजधानी थी वो वैशाली थी। अब दोस्तों शिशुनाग के बाद जो शासन किया उसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था दोस्तों? कालाशोक। तो कालाशोक वह राजा था दोस्तों जो कि नागवंश का ही शासक था। और इन्होंने भी दो इंपॉर्टेंट काम किए हैं, उसके बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और दूसरा काम दोस्तों, इसने देखा कि वैशाली जो है राजधानी बनाना ठीक नहीं है, तो पुनः दोस्तों इसने क्या किया? पुनः जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बना दी। तो कालाशोक ने दोबारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? वैशाली में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? साबाकामी जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो दो संगतियां हुई हैं बौद्ध धर्म में। प्रथम संगति के समय कौन था राजा दोस्तों? प्रथम संगति के समय राजा हमने अजातशत्रु को देखा। द्वितीय संगति कब हुई थी दोस्तों? उसके बारे में हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा ही है, और वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कौन थे इसके अध्यक्ष? साबाकामी थे। और इस समय के राजा कौन थे? किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तो कालाशोक के बारे में याद रखेंगे। और जो नंद वंश के सबसे अंतिम शासक थे, जो सबसे अंतिम में हुए हैं, उनका नाम है नंदीवर्धन। क्या नाम है दोस्तों? नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन के बाद जो है नंद वंश की स्थापना होगी, जब महापद्मानंद जो है राजा बनेंगे। ठीक है, तो हमने हर्यक वंश के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी कि हर्यक वंश में क्या हो रहा था कि पिता की हत्या कर देता था पुत्र। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इस वंश में किसी को, मतलब कोई किसी की हत्या किया है। यहाँ पे राजा राजा बनते जाते थे। ठीक है, तो कालाशोक के बारे में हमने पढ़ लिया। कालाशोक के बारे में दो बातें ध्यान देना है। शिशुनाग के बारे में दो बातें ध्यान देना है कि ये नागदासक की हत्या किया था, वैशाली को राजधानी बनाया। कालाशोक जो है क्या किया? पुनः जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और उसके बाद दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इसके समय में। उसके बाद दोस्तों ध्यान देना है आपको कि अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन बना है। अब बात करते हैं दोस्तों नंद वंश के बारे में। तो नागवंश के बारे में जितनी जानकारी लूसेंट में लिखी थी, सारी जानकारी हमने लिखी है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी हमें नहीं देखना है दोस्तों। यहाँ देखना ये है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो उनका नाम था दोस्तों महापद्मानंद। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और महापद्मानंद के कुछ अदर नेम भी हैं जो कि अन्य अन्य जगहों में जो है लिए जाते हैं। तो पाली ग्रंथ में दोस्तों इनको उग्रसेन कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पद्मानंद का अन्य नाम पाली ग्रंथ में उग्रसेन है, पुराण में एक दत्र है, और पुराण में एक राट भी जो है इनका नाम उल्लेखित है। तो आपको याद रखना है कि जो नंद वंश की स्थापना किए थे वो महापद्मानंद थे। ये जो है आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो नंद वंश के अंतिम शासक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है घनानंद। दोस्तों ये वही घनानंद हैं जो चाणक्य को अपमानित कर देता है दोस्तों, चाणक्य को लात मार के बाहर निकाल देता है। और चाणक्य जो है एक नीति अपनाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही बड़ा सम्राट खड़ा करके
उस जो है घनानंद की हत्या करवा देते हैं और वो चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य वंश की स्थापना करेंगे और मौर्य साम्राज्य जो भारत का सबसे पहला साम्राज्य जो है जाकर के बनेगा। और मौर्य जो है मौर्य वंश वो पूरे भारत में जो है जाकर के फैल जाएगा, यानी कि वहां पे कोई भी जनपद नहीं होगा, वहां पे एक बस मौर्य साम्राज्य होगा। तो उसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान बस यहाँ रखना ये कि घनानंद के ही समय में दोस्तों सिकंदर का भी आगमन होता है, जो कि एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसका नाम था सिकंदर। तो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो सिकंदर आएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो सिकंदर है। उसके बाद वाली जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली वो आएगी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे दोस्तों घनानंद की हत्या की, कौन कौन सी नीतियां हैं जो कि चाणक्य ने बताई जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जितनी भी कहानी है दोस्तों उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। आज की वीडियो में हमने बात किया मगध राज्य के उदय के बारे में, कि मगध राज्य बिहार वाले इलाके में बहुत ही पहले छोटा राज्य था, धीरे धीरे दोस्तों वो बढ़ते गया और एक समय ऐसा आया कि मगध राज्य पूरे भारत में दोस्तों क्या हो जाता है, फैल जाता है। सबसे ज्यादा श्रेय जो जाता है वो बिंबिसार को जाता है, क्योंकि मगध राज को बिंबिसार ने बहुत ही शक्तिशाली बनाया, अंग पर आक्रमण किया, अंग को जो है अपने में मिला लिया। देन दोस्तों उसने विदेश नीति अपना के विवाह का प्रचलन किया, 3 जगह उसने विवाह किए, सारी बातें हमने जो है दोस्तों देखी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेवा करके भी उसने क्या किया, अवंती में भेज दिया किसको, राजवैद्य को, जो कि बहुत ही अच्छे जो है डॉक्टर माने जाते थे, जिनका नाम जीवक था, उन्होंने भेज दिया अवंती में। वो सेवा किए, वो ठीक हो गए। कौन दोस्तों, अवंती के राजा प्रदुत्त, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे, वो सही हो गए, तो उनसे जो है दोस्ती रिलेशन अच्छा हो गया। तो ऐसे जो है बिंबिसार दोस्तों मगध को बहुत ही शक्तिशाली बनाते गया। फिर जो है अंत में हमने देखा कि बिंबिसार की हत्या कर देता है अजातशत्रु, जो कि उसी का पुत्र होता है। फिर अजातशत्रु दोस्तों बहुत सारा जो है वर्क करता है, बहुत सारे कार्य करता है महान महान। उसने क्या किया, वैशाली को दोस्तों, वैशाली पर युद्ध किया, ब्रह्मदत्त को हरा करके दोस्तों, सॉरी ब्रह्मदत्त में जो है अंग के राजा ब्रह्मदत्त थे, वैशाली पे दोस्तों आक्रमण किया और वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया। वैशाली पर आक्रमण दोस्तों उसने अपने मंत्री की सहायता से किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु की भी हत्या हो जाती है उसी के पुत्र उदयन के द्वारा। और उदयन क्या करता है दोस्तों, पाटली ग्राम की स्थापना करता है और वो पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। फिर उदयन के बाद दोस्तों हमने पढ़ा नागदासक, जो कि अंतिम शासक बना हर्यक वंश का। फिर हर्यक वंश के बाद जो है नाग वंश की जो है स्थापना हुई। जो शिशु नाग था, जो कि नागदासक का जो है मंत्री था, वो नागदासक की हत्या करता है, नाग वंश की जो है स्थापना करता है। और उसके बाद दोस्तों नंद वंश की स्थापना होती है। अब नंद वंश में दोस्तों घनानंद की हत्या करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य से जो है जाकर के मौर्य वंश की स्थापना होगी और मौर्य वंश से बनेगा मौर्य साम्राज्य, जो कि भारत का सबसे पहला साम्राज्य होगा। तो हमने दोस्तों एक कहानी की तरह सारी चीज़ों को पढ़ लिया और सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। तो अगर दोस्तों इस तरह से ये वर्क आपको अच्छा लग रहा हो, इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि लूसेंट जीके को मैंने टारगेट रखा है कि लूसेंट की एक टॉपिक को ख़त्म करना है दोस्तों। लूसेंट का लेक्चर नंबर 34 है, 32 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और विषय सूची दोस्तों आप लोगों के सामने आ रही होगी। विषय सूची में जितने भी देखिए धर्म हैं, हमने शैव धर्म के बारे में बात किया, वैष्णव धर्म के बारे में बात किया, जितने भी धर्म हैं सारे धर्म को पढ़ें। और दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो जिस तरह से विषय सूची में लिखा गया है उसी तरह से चीज़ों को दोस्तों हम लोग पढ़ना है। तो लूसेंट जीके का कैसा लगा ये क्लास, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लूसेंट को ख़त्म करके ही मानना है। चाहे 100 वीडियो लगे, चाहे 150 वीडियो आए, चाहे 200 वीडियो आए, जब तक लूसेंट जीके खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जो है हमें वर्क करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो का लेंथ भी थोड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, हम जिस टॉपिक को लेंगे चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम उसे खत्म करके ही रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।